कांग्रेस का एजेंडा राहुल गांधी जी ने पिछले 2.5-3 सालों में बहुत खुल के पब्लिक के सामने रखा है। वो चाह रहे हैं कि 50% की जो अपर लिमिट है ये हटाई जाए और आबादी के हिसाब से इसको बढ़ाया जाए। लेकिन हिंदुस्तान में तकरीबन 2,500 साल से गरीबी और पिछड़ापन वो कास्ट से रिलेटेबल है। बीजेपी चाहती है वाकई कि समानता हो हिंदुस्तान में, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहा है, तो खुल के ऐलान कर दें कि हम कास्ट की सेंसस कराएंगे। क्यों? मेरे साथ है डॉक्टर अनीस अंसारी जी। आज तमाम मुद्दों पे सर से बात होगी और क्या कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, कांग्रेस को लेके लोगों में क्या राय है, समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है, बीजेपी का क्या एजेंडा है, तमाम मुद्दे हैं सर से तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका न्यूज पे। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं। सर कांग्रेस को 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आपका नज़रिया या आपका व्यू क्या है कि क्या कुछ रहने वाला है, कांग्रेस की दिशा और दशा क्या रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस का एजेंडा राहुल गांधी जी ने पिछले 2.5-3 सालों में बहुत खुल के पब्लिक के सामने रखा है। 3,500 किलोमीटर तो उन्होंने पैदल सफ़र किया है उतनी सर्दी में, जब हम लोग ठिठुर रहे थे वुलेंस में, उस वक्त वो टी शर्ट में, और यहाँ से लेके कश्मीर तक उन्होंने किया। कर्नाटक के असेंबली के इलेक्शन में बहुत साफ तरीके से उन्होंने बताया कि हमारा मुल्क उनकी क़यादत में किस तरफ जाएगा। एक तो उन्होंने ये बात की कि जिसकी जितनी आबादी हो उस प्रोपोर्शन में कम्युनिटीज़ को पावर मिलना चाहिए। इसीलिए उन्होंने नेशनल सेंसस की मांग की है कि भारत सरकार को चाहिए कि 2021-22 का जो जनगणना हो रही है उसमें कास्ट का फैक्टर दिया जाए कि कौन आदमी किस कास्ट को, कितने लोग हैं और उनकी सोशियो इकनॉमिक कंडीशन कैसी हो, जैसा कि बिहार सरकार ने किया। उसमें उन्होंने ये भी मांग रखी कि अभी जो 50% की कैप लगी है रिजर्वेशन में जी, उसको ख़त्म किया जाए और आबादी के हिसाब से। मसलन यूपी में ओबीसी की टोटल पॉपुलेशन शेयर 56% है। 56% में 1/4 यानी 14% मुस्लिम ओबीसी है, पसमानदा कम्युनिटी। तो राहुल जी के हिसाब से ये जो 27% का रिजर्वेशन का कैप लगा है इसको हटना चाहिए। अभी पोजीशन ये कि 27% ओबीसी को मिलता है और 23% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो इस तरह से वो तकरीबन 50% हो जाता है। वो चाह रहे हैं कि 50% की जो अपर लिमिट है ये हटाई जाए और आबादी के हिसाब से इसको बढ़ाया जाए। सर बीजेपी कह रही है कि महिला, गरीब, युवा, किसान हमारे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं। इससे बड़ा तोड़ और क्या हो सकता है कांग्रेस के लिए? जाति जनगणना की जहां बात कर रहे हैं तो बीजेपी कह रही है कि महिला, किसान, गरीब और युवा हमारे लिए सिर्फ 4 जाति है। बीजेपी का एजेंडा पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी का बना है कि गरीब एजेंडा बना है राजनीतिक पार्टी के लिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गरीबी हटाओ का एजेंडा तो मिसेज इंदिरा गांधी ने जी शुरू किया था, लेकिन हिंदुस्तान में तकरीबन 2,500 साल से गरीबी और पिछड़ापन वो कास्ट से रिलेटेबल है। हिंदुस्तान में क्लास और कास्ट का फ़र्क काम नहीं करता। यहाँ पर वो रशिया की तरह पोजीशन नहीं है कि कास्ट अलग है, कास्ट तो वहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्लास के हिसाब से, मतलब कम्युनिस्ट थ्योरी से आप हिंदुस्तान को समझेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। यहाँ पर कास्ट सिस्टम ऐसा है जिसमें हज़ारों साल से बहुत बड़ी आबादी को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जिसको अब हम लोग शेड्यूल कास्ट कहते हैं या पिछले तबके कहते हैं, या इसको शूद्र कहा जाता था पहले आज़ादी। तो शूद्रों की आबादी जो मेजॉरिटी में हिंदुस्तान में आज भी 80-85% उसको पढ़ने नहीं दिया गया है। और पॉलिटिकल पावर में तो खैर कोई सवाल ही नहीं था कि घुसने देते। अब आज़ादी के बाद ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन आया है जिसने सबको बराबरी का हक़ दिया है। तो सारी कम्युनिटी जो पिछड़ गई वो अपना हक़ मांग रही हैं, चाह रही हैं कि आबादी के हिसाब से। अगर बीजेपी चाहती है वाकई कि समानता हो हिंदुस्तान में, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहा है, तो खुल के ऐलान कर दें कि हम कास्ट की सेंसस कराएंगे। क्यों नहीं करते? तुमको पता है कास्ट सेंसस कराएंगे तो जैसे बिहार में निकल के आया है कि अपर कास्ट लेस देन 15% है, यूपी में भी आ जाएगा, मध्य प्रदेश में आ जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में ये सूरत हाल है। फिर वो लोग हक़ मांगेंगे, ऑलरेडी मांग रहे हैं। जी।
इसी वजह से रीजनल पार्टियां पावर में आई हैं। मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी, काशीराम जी की बहुजन समाज, नीतीश कुमार की, लालू प्रसाद जी की पार्टियां, ये सब इसी वजह से तो पावर में आई क्योंकि वहाँ के अवाम को ये अंदाज़ा था कि जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो उनकी नुमाइंदगी ठीक से नहीं कर रही, उनकी इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं कर रही। तो बीजेपी आज इस वजह से घबरा रही है और ये कह रही है कि हम नौजवानों को और महिलाओं को और गरीबों को, इनको सिर्फ कास्ट मानते हैं। ये एक बड़ी हिंदुस्तान की हकीकत से झुटलाने वाली कोशिश है। हिंदुस्तान में अगर कोई शख्स कास्ट सिस्टम को नज़रअंदाज करके यहाँ की गरीबी को, पिछड़ेपन को समझने की कोशिश कर रहा है तो वो वेस्टर्न मॉडल तो हो सकता है, कम्युनिस्ट मॉडल हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान को समझने का सही तरीका नहीं है। तो बीजेपी एक्चुअली छलावा कर रही है, झूठ बोल रही है। वो इस बात से डरते हैं कि अगर वो कहेंगे कि नहीं कास्ट सिस्टम है, मोदी जी ने खुद ही जी बस्ती में या कहाँ पर एक खलीलाबाद में कहीं स्पीच देते हुए कहा था कि मैं पिछले तबके का हूँ। क्यों कहा था? उन्होंने कहा था मैं बैकवर्ड तबके का हूँ। हाँ बोले। तो क्यों बोले थे? अगर वो तो गरीब नहीं है तो फिर उनको नहीं कहना चाहिए था मैं पिछले तबके का हूँ। वो महिला नहीं है तो उनको नहीं कहना चाहिए था कि मैं गरीब। महिलाओं की पोजीशन डिफरेंट है। महिलाओं की पोजीशन ये है कि सारी कम्युनिटीज़ में मोर और लेस उनकी समाजी और तालीमी हालत सप्रेशन की वजह से अभी तक दबी हुई। तब धीरे धीरे निकल के आ रही हैं। अभी जो यहाँ के रिज़ल्ट आए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के, उसमें मुझे लगता है कि 60% या उससे ज़्यादा मेडल्स जो हैं, 80% के आसपास गोल्ड मेडल लड़कियों ने लिए हैं। तो अब पढ़ रही हैं, उनको जॉब मिलेगा तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी तक तो पोजीशन ये है कि महिलाएं दबी हुई हैं, उनको दबाया गया समाजी तरीके से। तो उनकी कास्ट में मान सकता हूँ, लेकिन नौजवानों की कास्ट, अब उसमें एक अपर कास्ट का नौजवान और दलित नौजवान, उन दोनों में आप फ़र्क नहीं करेंगे तो कैसे इक्वलिटी आएगी? आईपीएस का लड़का शेड्यूल कास्ट, वो शादी करने जा रहा है मुजफ्फरनगर के गांव में और घोड़े में चढ़ गया तो वहाँ के ठाकुरों ने उसने पत्थर मारे। जी बिल्कुल। तो उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मदद की गुहार लगाई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इधर उधर कर दिया, कुछ नहीं किया। वो हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट से जब ऑर्डर आया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि भैया इसको घोड़े पे चढ़ने दो, तब घोड़े पे सवारी उसकी, वो भी उसने हेलमेट पहन के सवारी की। हमारा हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पर कास्ट की वजह से आईपीएस अफसर को भी घोड़े पे चढ़ने से मना किया रहा है, जबकि आईपीएस अफसर को घुड़सवारी की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती। तो ये अगर असमानता के रूट कास्ट सिस्टम को नहीं समझा जाएगा या उसको खुल के एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा तो हिंदुस्तान को समझना बड़ा मुश्किल। सर एमपी इलेक्शंस को देखा जाए अगर, ठीक है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो कि 4-5 राज्यों में चुनाव हुआ है, जिस हिसाब से बीजेपी आई है और अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस पर एलिगेशन लगाते रहे, खास करके सीटों को लेकर के, तो यूपी में क्या कुछ ऐसा देखने को मिलेगा? क्या इंडिया अलायंस एक साथ जुट हो जाएगा या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? कोई एक चीज़ें आप पॉइंट आउट करें सर। देखिए, राहुल जी और अखिलेश जी और उनकी जो स्टेट यूनिट है, ये सब लोग शुरू से चाह रहे हैं कि एंटी बीजेपी वोट जो 60% ज़्यादा है हिंदुस्तान में, वो एकजा हो जाए, बिखरे नहीं। और ये सही कोशिश है। अगर बीजेपी और उसके अलायंस के पास 40% वोट शेयर है 2019 के पार्लियामेंट में, तो उनको हराने के लिए 60% का एकजा लाना समझदारी वाली बात है। आज भी जो मीटिंग हुई दिल्ली में, उसके जो न्यूज़ फ्लैशेज अभी आ रहे हैं सोशल मीडिया में, उससे तो यही पता चल रहा है कि अलायंस मजबूत है। और ममता बनर्जी ने वहाँ पर प्रपोज़ल किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को हम प्राइम मिनिस्टर फेस के तौर पर लाएं अलायंस। तो मुझे लग रहा है कि अलायंस मजबूत है और इसमें सीट शेयरिंग का एक चैलेंज रहता है, क्योंकि कहीं कहीं पर जैसे यूपी में आप देखें तो कुछ सीट, ज़्यादातर जगहों पर कांग्रेस के मुकाबले में समाजवादी ने ज़्यादा सीटें ली हैं, तो वो उनकी कोशिश होगी उनको ज़्यादा सीटें मिले। कांग्रेस कोशिश करेगी कि हिस्टोरिकली नेशनल पार्टी और नेशनल लेवल पे तो बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस के बिना काम नहीं चल सकता। कोई पार्टी अकेले बिना कांग्रेस को लिए हुए बीजेपी को 2024 में नहीं हरा सकती, सबको मालूम है। तो अगर सबको ये मालूम है कि नेशनल लेवल पे कांग्रेस के बिना बीजेपी को नहीं हराया जा सकता, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बन सकती, यानी थर्ड फ्रंट का वजूद काफ़ी नहीं है बीजेपी को हराने के लिए, तो फिर सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद। सर व्हाट अबाउट से आरएसएस, जो जिस तरह से आरएसएस काम कर रही है, हमेशा रजिस्ट्रेशन ही नहीं है उसका, और जिस हिसाब से वो बीजेपी के लिए काम कर रही है, तो क्या एजेंडा है सर आरएसएस का? आप कैसे डिफाइन करेंगे? आरएसएस के बारे में एक चीज़ बहुत वाज़ेह है जी कि जो भी कमीशन बैठे गांधी जी के असैसिनेशन के बाद, उन्होंने आरएसएस को मुलजिम करार दिया था
उन्होंने कहा था कि आरएसएस की शह पर ये गांधी जी की शहादत हुई। जी जी। और इसी वजह से उस वक्त भारत सरकार में सरदार पटेल जी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इन पर बैन लगा दिया था। फिर आरएसएस वालों ने माफ़ी मांगी कि हम अब आइंदा से पॉलिटिक्स में नहीं रहेंगे, लिख के माफ़ी मांगी। तब सरदार पटेल ने उनको ऑपरेट करने की अपॉर्चुनिटी दी। अब ये लोग जो माफ़ी मांग के आए हैं, ये कह के कि नहीं हम आइंदा पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, वो शुरू से ही पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं। बट वो एक्टिव है। बट वो एक्टिव हैं, जी। एक्टिव हैं और हिंदू मुसलमान की बुनियाद पे माइंड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें काफ़ी हद तक वो इधर कामयाब हुए 2014 के बाद। 2014 ये उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज भी है। ये खाली मोदी जी की वजह से नहीं जीती है। अच्छा। मोदी जी क्योंकि शुरू में उसमें उलझ गए थे, उसमें आपके मुसलमानों के खिलाफ जो नरसंहार हुआ था गुजरात में 2002 के दंगों में, उसमें उनका नाम आया था बहुत खुल के। और इस वजह से उनकी छवि जो इमेज जो है वैसा बन गया कि वो जो है एक बड़े हृदय क्या हिंदू हृदय सम्राट है। जी, हिंदू अब वो आरएसएस तो शुरू से हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स कर रही, गोलवालकर से लेकर, मतलब उससे पहले चले जाए, सावरकर से लेकर गोलवालकर और दूसरे लोग, वो सब लोग ये कहते रहे कि आज़ाद हिंदुस्तान में अक़लियतों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को सेकंड क्लास सिटीजन तरह रहना होगा, कोई राइट्स नहीं मांगे। कम्युनिस्टों को भी उन्होंने इसी कैटेगरी में शामिल किया था। लेकिन डेमोक्रेसी बड़ी एक लेवलर टाइप की चीज़ है। हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कम्युनिस्ट पार्टी को फेड आउट होते हुए देखा। वो कहते थे कि कैपिटलिस्ट क्लास नहीं होना चाहिए, राज्य नहीं होना चाहिए, मगर जब डेमोक्रेटिक सिस्टम में आए तो 30 साल से ज़्यादातर हुकूमत चलाई है और उसी सिस्टम में चलाई है जिस सिस्टम में और पार्टियां चला रही थी, पहले कारें चलाती थी। तो आरएसएस जो है इसका डायरेक्ट क्लैश होता है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन पहला डॉक्यूमेंट है हिंदुस्तान में जो 2-2.5 हज़ार साल की इनइक्वालिटी की तारीख में, असमानता की तारीख में पहली बार खुल के कह रहा है कि सबके राइट्स बराबर हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शूद्र हो, महिला हो, किसान हो, सबका एक वोट और सबको अपने हिसाब से रहने सहने की आज़ादी, राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25। आर्टिकल 14 में सबको एक जैसे कानून से निपटाया जाएगा। आर्टिकल 15-16 में राज्य जो है रिलीजन, रेस, कास्ट की बुनियाद पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। आर्टिकल 16 में रिलीजन, रेस, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ या सेक्स की बुनियाद पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई पाबंदी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान में पहली मरतबा हो रही हैं 2.5 साल में। आरएसएस इस पर बेचैन होती है, लेकिन उसकी मुश्किल क्या है? मुश्किल है कि अगर वो खाली अपर कास्ट हिंदुओं की बात करेंगे या थोड़ा बहुत अपर कास्ट मुसलमानों की बात भी करेंगे तो वोट तो उन लोगों के पास नहीं है। उनकी आबादी हिंदू मुसलमानों दोनों में 15% के करीब है अपर कास्ट की। तो ये जो बाकी 85% है शूद्रों की जो आबादी, जिसमें ओबीसी हैं तकरीबन 56% प्लस, शेड्यूल कास्ट हैं 23% प्लस, और अब जो नए आंकड़े आए हैं 2 साल पहले टाइम्स ऑफ इंडिया के सर्वे के, उसके हिसाब से ओबीसी की आबादी 60% है, मुसलमान मिला के, पसमानदा मिला के, और शेड्यूल कास्ट की आबादी 30%। तो अभी तो हम 85% की बात करते थे, अब 90% के लिए तैयार रहना चाहिए कि टोटल आबादी शूद्रों की 90% है। तो 90% लोगों को राग़िब करने के लिए आपको कहना पड़ेगा नहीं हम सबको अपने साथ रखेंगे। अगर आप साथ लेके नहीं चलेंगे तो जनता आपको हटा देगी।